नमस्कार। अर्थम के एक नए संस्करण के साथ मैं फिर उपस्थित हूँ। पिछले संस्करण को आपके स्नेह और आशीर्वाद से बोनस की टीम उत्साहित है और मैं कृतज्ञ हूँ। हमें आपकी कई प्रतिक्रियाएं, कई तरीके के सुझाव मिल रहे हैं जिन्हें हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार का अर्थम बेहद दिलचस्प है, रोमांचक है। अर्थम का क्रम वही रहेगा, कुछ सवालों में बटा हुआ। हम विश्लेषण करेंगे तथ्यों और किस्सों और संदर्भों के साथ, मगर इस बार हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। एडवांस्ड एआई की मदद से हमने आज के विषय पर भविष्य के परिदृश्य का एक आकलन भी तैयार किया है, जो आपको अर्थम के अंत में मिलेगा और साथ में होगा हमेशा की तरह अर्थम इंडेक्स। तो शुरू करते हैं अर्थम का सफर। जरूर वक्त ही कुछ चाल चल रहा होगा, जरूर वक्त ही कुछ चाल चल रहा होगा, वही बिसात पर मोहरे बदल रहा होगा। दुनिया में एक बहुत बड़ी बिसात, बेहद पेचीदा और रोमांचक बिसात पर मोहरे बदले जा रहे हैं और हम आपको इस अर्थम से उस बिसात के बीचों बीच ले चलते हैं। बेहद ताज़ा मामला है, लेकिन इसका अतीत और इसका भविष्य काफ़ी बड़ा और विस्तृत है। लेकिन इस बिसात के बीचों बीच चलने के लिए हमारा रास्ता थोड़ा पीछे से जाएगा। हम 1960 के दशक में चलते हैं। इजिप्ट की राजधानी काहिरा या कैरो। अप्रैल 1959 की बात है। कैरो की एक गर्म रात थी। अरब पेट्रोलियम कांग्रेस चल रही थी, लेकिन उससे दूर वहाँ एक गुप्त मुलाकात हो रही थी, जिसके बाद 2 साल के भीतर तेल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल जाना था। दरअसल काहिरा में या कैरो में अरब पेट्रोलियम कांग्रेस एक किस्म का बगावती सम्मेलन था। उस दौर में बहुराष्ट्रीय 7 तेल कंपनियां थीं, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता था। ये विश्व के तेल बाजार पर राज करती थी। नाम भी जान लीजिए। पहली थी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जो आज की बीपी है, यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम। दूसरी थी रॉयल डच शेल, जो आज की शेल है। तीसरी थी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, जिसे आज शेवरॉन के नाम से जाना जाता है, अमेरिका की बड़ी कंपनी है। चौथी थी गल्फ ऑयल, जो अब शेवरॉन समूह का हिस्सा है। पांचवी थी टेक्सको, इसका भी शेवरॉन में मर्जर हो गया था। छठी कंपनी थी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी या एसओ, जो अब एक्सॉन मोबिल समूह का हिस्सा है। और सातवीं कंपनी थी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यूयॉर्क, जिसे बाद में एक्सॉन मोबिल में मिला दिया गया था। ये 7 कंपनियां आज की 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में बदल चुकी हैं, जो बीपी, शेल, शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल में बदल गई हैं। 1950 के दशक में इन कंपनियों ने दुनिया के 85% से ज़्यादा तेल भंडारों पर कब्जा जमाया था। मध्य पूर्व के देश जहां से तेल निकलता था, वो एक किस्म के किराएदार की तरह थे, जिनकी सरकारों का बजट इन 7 चतुर बहनों के भरोसे था। हुआ ये कि 1951 में ईरान ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया। ब्रिटेन की तेल कंपनी जो वहां तेल निकालती थी, उसके कारोबार को झटका लगा। इतना झटका लगा कि ब्रिटेन और ईरान के बीच कूटनीतिक रिश्ते खराब हो गए। इस बीच 1956 में इजिप्ट के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्वेज नहर पहले ब्रिटेन और यूरोप की कंपनियां चलाती थी, और ये उस एरिया में काम कर रही जो औपनिवेशिक ताकतें थी, उनके लिए बड़ा झटका था। इस बीच इराक में सद्दाम की बाथ पार्टी ने ब्रिटिश समर्थित राजशाही को उखाड़ फेंका। इसी उथल पुथल के बीच मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों में 7 सिस्टर्स, यानी जो 7 कंपनियां थीं तेल की, बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं, इनके खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा। ये 1959 की ही बात है, जब निकिता खुश्चेव की अगुवाई में रूस का सस्ता तेल बाजार में आने लगा। एक तरफ अरब का तेल और दूसरी तरफ रूस का तेल। कीमतें टूटने लगीं। रूस के तेल ने दुनिया में तेल बाजार की गणित बदल दी। 7 सिस्टर्स को जबरदस्त घाटा हुआ। फरवरी 1959 में बीपी ने अरब लाइट और वेनेजुएला क्रूड की कीमतें घटा दी, जिससे सऊदी अरब और वेनेजुएला को मिलने वाला राजस्व घटने लगा। इन देशों की मुख्य कमाई, इन देशों के बजट पूरी तरह तेल के राजस्व पर निर्भर थे, जो 7 सिस्टर्स वहाँ से निकालती थी और उनके बजटों को देती थी। अब 7 सिस्टर्स के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। इधर अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल का आयात कम कर दिया, जिससे कि वेनेजुएला, जो कि उस समय प्रमुख तेल उत्पादक था, उसका भी नुकसान काफ़ी बढ़ गया। काहिरा में एक अरब पेट्रोलियम कांग्रेस बुलाई गई। ये कांग्रेस 7 सिस्टर्स से आर पार करने के लिए थी कि इस बार 7 सिस्टर्स के साथ खुलकर फैसला होना है। कायरो की उस कांग्रेस से थोड़ा दूर 2 प्रमुख तेल मंत्री कुछ और ही करने जा रहे थे। एक थे वेनेजुएला के तेल मंत्री जुआन पाब्लो पेरेज अल्फांजो, जो तानाशाही और संघर्ष के खिलाफ वेनेजुएला में और निर्वासित रहकर तप कर आए थे।
और राजनीति में पके हुए थे। दूसरे थे सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री शेख अब्दुल्ला तारिकी, जिन्होंने टेक्सास में तेल तकनीक सीखी थी और इस समय वो सऊदी अरब के तेल महकमे को संभाल रहे थे। कहते हैं कि इन दो मंत्रियों की, अल्फांजो और तारिकी की यह मुलाकात उस दौरान एक मशहूर तेल पत्रकार वांडा जाब्लोंस्की ने कराई थी, जो उस समय तेल जगत की खबरों के लिए जानी जाती थी। तो काहिरा की उस गुप्त बैठक में, अरब पेट्रोलियम कांग्रेस के समानांतर काहिरा की उस बैठक में तय हुआ कि अब सेवन सिस्टर्स को मध्य पूर्व और वेनेजुएला से खदेड़ दिया जाएगा। और यही वो बैठक थी जहां से ओपेक की शुरुआत हुई। हुआ ये कि अगस्त 1960 में एक्सान ने फिर कीमतें घटा दी कच्चे तेल की, और इसके बाद गुस्सा फूट पड़ा। अल्फांजो और तारिकी ने बगदाद में 10 से 14 सितंबर के बीच 1960 का था, 10 से 14 सितंबर 1960 के बीच सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, इराक और ईरान की एक बैठक बुलाई, और यहीं तत्काल उस सितंबर के 4 दिनों के भीतर ओपेक का जन्म हो गया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल है। 1961 में कराकस में एक और बैठक हुई, जहां ओपेक के गठन की औपचारिकताएं पूरी हो गईं, और 1970 तक सिर्फ 10 साल के भीतर ओपेक ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों को अपने अपने इलाके से भगा दिया और तेल कंपनियों की सत्ता पर, तेल के उत्पादन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद ओपेक में सदस्य बढ़ते चले गए और ये दुनिया में तेल का सबसे बड़ा कार्टेल बन गया, जो अब आपूर्ति तय करता है, कीमतों को नियंत्रित करता है। जब इसे ज़रूरत होती है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं उत्पादन घटाकर, और जब ज़रूरत होती है तो उत्पादन बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित किया जाता है। ओपेक का गठन और अरब की समृद्धि एक साथ आती है। ओपेक के गठन से पहले अरब दुनिया की सहायता पर निर्भर कच्चे तेल निकालने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर के रहम करम पर चलने वाला हिस्सा था। लेकिन ओपेक के बाद अरब की समृद्धि का दौर शुरू होता है। आप कहेंगे कि हम आपको ये किस्सा क्यों सुना रहे हैं? इसलिए क्योंकि अरब की दुनिया से या मध्य पूर्व की दुनिया से या तेल उत्पादकों के क्षेत्र से सेवन सिस्टर्स की विदाई के करीब 55 साल बाद दुनिया में तेल अर्थव्यवस्था का पहिया फिर घूम रहा है। ओपेक बनने के बाद तेल देशों ने जो समृद्धि जुटाई थी, अभूतपूर्व समृद्धि जुटाई है। सऊदी अरब, अमीरात, कतार, बहरीन ने, जैसे आप देख रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तक पहली बार अमेरिका से बाहर निवेश लेने के लिए मध्य पूर्व के दौरे पर गए थे पिछले महीने। लेकिन अब जिस समृद्धि को उन्होंने जुटाया, जितने बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड बनाए, वह सारी समृद्धि खतरे में है। ओपेक देशों के बजट एक दोराहे पर हैं, घाटे बढ़ रहे हैं। नज़ीर सामने है कि दुनिया की सबसे अमीर और सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको, जो कि सऊदी सरकार की रेवेन्यू मशीन है, रेवेन्यू टरबाइन है, वो बांड बेचकर पैसा जुटा रही है। ऐसा क्यों है? सेवन सिस्टर्स तो चली गई, दरअसल 7 बहनों पर एक भाई भारी है जो ओपेक की जड़ें हिला रहा है, और वह है अमेरिका। अमेरिका इसलिए क्योंकि अमेरिका के तेल उत्पादन के बाद अब ओपेक देशों के पास अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए एक बड़ा जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो साहब, ओपेक देश एक बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं, जो या तो उन्हें डुबा देगा या फिर अमेरिका के तेल उद्योग का भविष्य अंधेरे में डाल देगा। इस बार ये लड़ाई बड़ी रोमांचक है और आर पार की है। ओपेक का गठन 20वीं सदी के सबसे बड़े परिवर्तनों में एक था। इसने मध्य पूर्व और अन्य तेल उत्पादक देशों को अपनी आर्थिक भविष्य और अपने आर्थिक दिशा को तय करने की ताकत दी। आज ओपेक प्लस उसी रणनीति को उलटकर इस्तेमाल कर रहा है। 1970 के दशक में उसने तेल की कमी से तेल के उत्पादन को घटाकर कीमतें बढ़ाने का दबाव बनाया था, मगर अब वो सस्ते तेल की बाढ़ लाना चाहता है। और इससे केवल अमेरिका की तेल कंपनियां ही नहीं, बल्कि चीन, भारत और यूरोप में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रांति आ रही है, जो ईवी की क्रांति आ रही है, वो भी प्रभावित होगी। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तेल वालों के कार्टेल यानी ओपेक की मुसीबत क्या है? दरअसल 1973 में अरब इजराइल युद्ध, जिसको यौम किपुर वार कहा जाता है, उस दौरान ओपेक ने अरब देशों की और ओपेक के अरब सदस्यों ने अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने वाले देशों का तेल निर्यात रोक दिया था। मशहूर ऑयल एम्बार्गो का दौर था। कच्चे तेल की कीमतें अचानक $2.90 पर बैरल से 1974 में $11 पर बैरल हो गई, $12 के आसपास पहुंच गई। अमेरिका में महंगाई फट पड़ी, फिर उसके बाद मंदी आई, और इस तेल प्रतिबंध ने अमेरिका को अपनी ऊर्जा नीतियों की हकीकत का एहसास कराया।
दरअसल 1970 के दशक तक टेक्सास की तेल क्रांति सिमट चुकी थी। रॉकफेलर युग का जो दौर था, स्टैंडर्ड ऑयल का जो दौर था, वो सिमट चुका था। अमेरिका की तेल कंपनियां पूरी दुनिया में अलग अलग जगह तेल निकाल रही थीं, क्योंकि अमेरिका के तेल कुएं सूख रहे थे और ये तेल कंपनियां दुनिया के देशों से तेल निकालकर अमेरिका में बेचती थी। यानी तेल के आयात पर अमेरिका पूरी तरह निर्भर था। लगभग यही हाल आज के भारत का है, जो तेल की 90% मांग के लिए आयात का मोहताज है, क्योंकि ओएनजीसी के तेल कुएं सूख रहे हैं। पर इस पर कभी फिर चर्चा करते हैं। वापस अमेरिका चलते हैं। अमेरिका ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए। 1980 के दशक में अलास्का और नॉर्दर्न सी में कुछ नए तेल क्षेत्र मिले तो उम्मीद जगी। 1981 में रेगन प्रशासन ने तेल की कीमतों को कंट्रोल से अलग किया और उस पर नियंत्रण हटा दिया। उसके बाद भी उत्पादन में कुछ बढ़त दिखाई दी। क्रांति दरअसल शुरू हुई 2000 के दशक में, जब अमेरिका की चट्टानों से यानी शेल से तेल निकाला गया। शेल का तेल हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग तकनीक से निकाला जाता था और इसने तेल के उत्पादन को और तेल की कीमत को अमेरिका के लिए किफ़ायती बना दिया। 2010 के बाद अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन तेजी से बढ़ा। 2023 तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया, जो करीब 13.55 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादन करता था, जबकि ओपेक का उत्पादन करीब 28.7 मिलियन बैरल पर डे था, जिसमें सऊदी अरब का हिस्सा अकेले 35% के आसपास था। अब तेल के मोहताज अमेरिका ने एक दशक में अपने आप को तेल की किल्लत से, आयात पर निर्भरता से उत्पादन के सरप्लस की स्थिति में पहुंचा दिया और 2015 में अमेरिका से तेल का निर्यात शुरू हो गया। शेल ऑयल ने 2018 में, कोविड से ठीक पहले, अमेरिका को विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बना दिया और 2023 में अमेरिका सऊदी अरब के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन गया। जरा इस टेबल को गौर से देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। 2015 से लेकर 2021 के बीच में हम इस टेबल में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के उत्पादन, अमेरिका के निर्यात, ओपेक के उत्पादन और विश्व के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी क्या थी। यूएस में 2015 में निर्यात से प्रतिबंध हटा, ओपेक प्लस के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। 2018 के बाद 2019, 2020 और 2021 में लगातार उत्पादन बढ़ता चला गया और धीमे धीमे अगर आप देखें 2025 तक आते आते विश्व के निर्यात में ओपेक की हिस्सेदारी कम होती चली गई। 2022, 2023 और 2024 के आंकड़े अगर आप ध्यान से देखें, 2022 में 59% हिस्सेदारी थी ओपेक प्लस की, जो घटकर 47% आ गई। और यही वो मुकाम है जहां आज हम खड़े हुए हैं और ओपेक अपना बाजार गंवा रहा है। तो व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला नारा था ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी खूब तेल निकालो। और उसके बाद पिछले 6 महीने में अमेरिका में रिग्स की, यानी तेल खोजने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी संख्या बढ़ी और जैसे जैसे अमेरिका में तेल की रिग्स की संख्या बढ़ती गई, तेल की कीमतें टूटने लगीं। मई में ब्रेंट क्रूड की कीमत $65 से नीचे आ गई। टूटा तो अमेरिका का WTI भी, क्योंकि अमेरिका के तेल के लिए भी आपूर्ति बढ़ी। और अमेरिका के तेल की कीमत घटने के बाद ओपेक को यह महसूस हुआ कि उसके लिए अब वो दांव चलने का मौका आ गया है, जिसका इंतज़ार वो लंबे समय से कर रहा था। और ये बेहद खतरनाक दांव है जो ओपेक अब चलने वाला है। तो अब दूसरा सवाल, ओपेक का खतरनाक दांव क्या है? दरअसल बीते वर्षों में दुनिया ने ओपेक प्लस को या तेल उत्पादकों के कार्टेल को कीमतें बढ़ाने की कोशिश करते हुए देखा है और जिसके लिए वो उत्पादन घटाते हैं। तेल महंगा रखने की ओपेक की जिद पर उसे पूरी दुनिया में कोसा जाता है, मगर इस जनवरी के बाद ओपेक की रणनीति ने पूरे तेल बाजार को हैरत में डाल दिया। मई में ओपेक प्लस ने ऐलान किया कि सितंबर 2026 तक 22 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। मई जून में ही करीब 8.22 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन में बढ़ोतरी की गई, जो आपको इस ग्राफिक में दिखाई दी जाएगी। ये और उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग देशों का कोटा तय किया, जो आपको इस टेबल में दिखाई देता है। सऊदी अरब का कोटा सबसे बड़ा है, इसके बाद रूस है, इसके बाद अमीरात है और इसके बाद इराक है। ये वो प्रमुख उत्पादक देश हैं जो रोजाना अपने तेल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। हैरत की बात यह है कि तेल सस्ता होने से ओपेक का नुकसान होगा, मगर इस बार रणनीति कुछ दूसरी है, यानी अपनी एक और दूसरे की दोनों टांगें तोड़ना। ओपेक में भी खासतौर पर सऊदी, रूस अमेरिकी शेल ऑयल को कमज़ोर करना चाहते हैं। यह रणनीति आर्थिक और राजनीतिक मजबूरी का नतीजा है।
ओपेक प्लस को बाजार में अगर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है, बाजार गंवाने से बचना है, तो अमेरिकी शेल उत्पादन को बाजार में आने से रोकना होगा, क्योंकि अमेरिकी शेल के उत्पादन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार का बड़ा हिस्सा ले लिया है। अटलांटिक और गुयाना के नए उत्पादक भी बाजार में आ गए हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों में नए निवेश से हाइड्रोकार्बन की यानी पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन की मांग कम होती जा रही है। नतीजतन अब ओपेक देश इस बात के लिए मजबूर हैं कि वे अपना उत्पादन बढ़ाएं और बाजार के गंवाते हिस्से को रोक सकें। हालांकि ओपेक बड़ा बेमेल गठबंधन है, ग्रुप में बड़ा तनाव है, अलग अलग देशों के लिए उत्पादन की लागत काफ़ी ऊंची है। जैसे अल्जीरिया का ब्रेक इवन $119 पर बैरल पर है, जबकि अमीरात का केवल $50 पर बैरल पर। इसलिए बड़े उत्पादक ही, जो प्रमुख उत्पादक हैं ओपेक के, वो गठबंधन बनाकर उत्पादन बढ़ा रहे हैं ताकि जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर असर नहीं हो। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, क्या इससे अमेरिका का कुछ बिगड़ेगा? तो हम आ गए हैं अर्थम के तीसरे सवाल पर। अमेरिका के तेल उत्पादकों यानी शेल की मुसीबत क्या है? अमेरिका की शेल ऑयल क्रांति इस सदी की उतनी ही अनोखी घटना है जितना कि ओपेक की स्थापना थी। टेक्सास का बार्नेट बेसिन 20वीं सदी की शुरुआत में ही खोज लिया गया था। इस बेसिन की परतदार चट्टानों में तेल और गैस होने के ठोस आकलन भी उपलब्ध थे, मगर तब तक कि अमेरिका के पास इसे निकालने की तकनीक नहीं थी। शेल दरअसल एक सेडिमेंट्री यानी परतदार चट्टान होती है। ये भूतल से करीब 1 मील नीचे होती है। इसकी परतों के अंदर तेल और गैस होता है, मगर इसे निकालना कठिन था। आमतौर पर तेल के कुओं की खुदाई सीधी वर्टिकल की जाती है, जबकि शेल की परतें क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल होती हैं। स्टैंडर्ड ऑयल ने 1980 के दशक में ही शेल की परतों को हिलाकर तेल गैस निकालने की कोशिश की थी, मगर कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी तो लेकर आए जॉर्ज पी मिशेल। जॉर्ज पी मिशेल एक जुनूनी वाइल्ड कैटर थे। वाइल्ड कैटर जो उस समय स्वतंत्र रूप से तेल खोजने का काम करते थे। अपने निवेश के साथ वाइल्ड कैटर देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे, शोध करते थे और वहाँ तेल से निकालने की कोशिश करते थे। मिशेल की एक कंपनी थी जिसका नाम था मिशेल एनर्जी एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये लंबे समय से ऐसी तकनीक की खोज में थी जिससे शेल की परत क्षैतिज या जो क्षैतिज परतें हैं जो पृथ्वी की सतह के बराबर होती हैं समानांतर होती हैं, उनके भीतर तक जाया जा सके, उनमें दरार डाली जा सके और वहाँ मौजूद तेल और गैस को कुएं में लाया जा सके। मिशेल की इतनी सारी कोशिशें असफल हुईं कि टेक्सास में मिशेल पैराडॉक्स एक मुहावरा बन गया। लेकिन अंततः मिशेल ने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक फ्रैकिंग को एक साथ साध ही लिया। मिशेल ने क्या किया? मिशेल पहले शेल की चट्टान में वर्टिकल सीधी खुदाई करते थे और शेल की परतों तक जाने की जगह बनाते थे। फिर इसके बाद इसमें हाई प्रेशर फ्लूइड भरा जाता था, जिसमें पानी, केमिकल और रेत के दाने होते हैं, जिन्हें प्रोपेंट्स कहा जाता है। ये फ्लूइड शेल की परतों में दरार डालता था, इसी को हम फ्रैकिंग कहते हैं। और रेत के दाने इन दरारों में जाकर फंस जाते थे और इसके बाद फिर तेल और गैस मुख्य कुएं में आने लगती थी, जहाँ से उसे ऊपर सतह पर लाया जा सकता था। मिशेल की इस कामयाबी ने अमेरिका में तेल की क्रांति कर दी। 2000 तक ये तकनीक इतनी विकसित और प्रभावी हो गई कि 21वीं सदी के पहले दशक में अमेरिका की चट्टानें भरपूर तेल और गैस उगलने लगी। इतना उत्पादन कि अमेरिका संभाल नहीं पाया। इस समय अमेरिका में कुल उत्पादन की करीब 72% ड्राई गैस इसी करिश्मे से आती है जो मिशेल ने दिया था। ये करीब 27 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है, जबकि अमेरिका का 66% यानी करीब 2.83 बिलियन बैरल तेल 2.83 बिलियन बैरल तेल इन्हीं परतों से निकलता है। पर्मियन बेसिन सबसे महत्वपूर्ण है। 2023 के बाद दरअसल शेल ऑयल की गणित बदलने लगी और उसमें पर्मियन बेसिन केंद्रित था। पश्चिमी टेक्सास और उत्तरी पूर्व के न्यू मैक्सिको के बीच फैला ये विशाल पर्मियन बेसिन अमेरिका में शेल उत्पादन का केंद्र है। वहाँ से प्रतिदिन 55 लाख बैरल तेल निकलता है, मगर अब उत्पादन घटने लगा है, इसलिए क्योंकि अधिकांश हिस्सों का दोहन हो चुका है और अब तेल कंपनियां जिन नए क्षेत्रों में शेल के कुएं बनाने जा रही हैं, वहाँ तेल की उपलब्धि सीमित है और लागत ज़्यादा है। ओपेक इस घटनाक्रम पर बड़े करीब से नज़र रख रहा था। शेल ऑयल की सबसे बड़ी कमजोरी अब उसके भूगर्भ में नहीं बल्कि वित्तीय है। 1980 के बाद, खासतौर से 2000 के दशक के बाद, अमेरिका की तेल कंपनियों ने बैंकों से भारी कर्ज लेकर निवेश किया था और शेल गैस और तेल निकालना शुरू किया था। अब कर्ज आधारित निवेश का वो दौर खत्म हो चुका है, कंपनियों को कर्ज वापस लौटाने हैं। इस बीच में पर्यावरण के नियमों को लेकर खासी सक्रियता दिखाई दी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को लेकर पूरी दुनिया में पर्यावरण की सुरक्षा की चिंताएं बढ़ रही हैं और शेल को लेकर भी वो हैं।
निवेशक भी अब दबाव बना रहे हैं और इसलिए शेल की लागत में बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका का ये सपना था कि वो तेल उत्पादन का स्विंग प्रोड्यूसर बन जाएगा। स्विंग प्रोड्यूसर का मतलब वो जब चाहे तो उत्पादन बढ़ा सके या घटा सके। ओपेक में और खासतौर पर सऊदी अरब और रूस को स्विंग प्रोड्यूसर की नेमत हासिल है और तभी वे एक रेगुलेटर की तरह अपने यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन कम और ज़्यादा कर लेते हैं। इधर शेल के निवेशकों की एक नई पीढ़ी आ गई है जो अब बेहतर रिटर्न चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि उनके कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहें जिससे कि उनकी पुरानी लागत निकल सके। इस बीच में स्टील और ट्यूबिंग की कीमतें भी बढ़ गईं, जिसकी उछाल के कारण शेल के उत्पादन की लागत 5 से 10 बैरल तक बढ़ गई, प्रति बैरल तक बढ़ गई। कुशल मजदूरों की कमी भी है, इसके कारण भी लागत बढ़ रही है। पर्यावरण के नियम भी लागत बढ़ा रहे हैं। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए कि शेल और सऊदी अरब या ओपेक के तेल उत्पादन में की लागत में अंतर कितना है। सऊदी अरब की उत्पादन लागत है करीब $3 से $5 पर बैरल, ये लागत की बात है, ब्रेक इवन की लागत है। रूस की लागत है करीब $10 से $20 पर बैरल। अमेरिका का शेल जो पर्मियन बेसिन से निकलता है, जो सबसे बड़ा बेसिन है जहाँ से शेल गैस आ रही है और ऑयल आ रही है, उसकी लागत करीब $65 पर बैरल है। ऑयल सैंड से जहाँ से तेल निकाला जा रहा है उसकी लागत करीब $57 से $75 प्रति बैरल के आसपास है। और हम भीतर चलते हैं, अमेरिका के भीतरी हिस्सों में चलकर देखते हैं। अमेरिका में शेल के उत्पादन के कई सारे क्षेत्र हैं। पर्मियन मिडलैंड है, पर्मियन डेलवेयर है। हमने अमेरिका के एवरेज तेल की गणना भी लेने की कोशिश की है। हमने ये भी जानने की कोशिश की है कि अमेरिका की बड़ी फर्म्स और छोटी फर्म्स की उत्पादन लागत क्या है। एक्सॉन और शेवरॉन जैसी जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके कच्चे तेल की उत्पादन लागत क्या है। आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि 2025 में इनका जो ब्रेक इवन प्राइस था वो 62, 64, 65 से लेकर $95 तक जाता था। यानी कि अमेरिका की कंपनियों को लागत निकालने के लिए औसत $65 प्रति बैरल की कीमत चाहिए। अगर आप पूरे सारी कंपनियों का औसत निकाल कर देखें तो औसत $65 प्रति बैरल की कीमत चाहिए। पिछले एक माह से WTI जो कि अमेरिकी तेल का मुख्य सूचकांक है, वहाँ यह कीमत $60 से नीचे है। और यही वो मुसीबत है जिसे देखकर, शेल की ये मुसीबत है जिसे देखकर ओपेक आक्रामक हो रहा है और ओपेक को फिर से कीमतों पर नियंत्रण का मौका मिल रहा है। सनद रहे कि पहला मौका नहीं है। 2014 से 2016 के बीच में ओपेक ने एक बार एक कोशिश की थी कि जब तेल बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जाए और शेल को कमज़ोर किया जाए, लेकिन तब तक शेल में तकनीकी सुधार चल रहे थे और शेल ने तकनीकी सुधारों के जरिए अपनी लागत को कम करके खुद को बचा लिया। 2020 में भी सऊदी और रूस विवाद के बीच और कोविड के लॉकडाउन के बाद WTI की कीमत नकारात्मक हो गई थी, लेकिन वो थोड़े समय का हिस्सा था और शेल की इकॉनमी टिकी रही। लेकिन इस बार शेल पर दबाव काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सस्ती उत्पादन लागत वाले जितने तेल कुएं हैं वो सब निचोड़े जा चुके हैं। और इधर ओपेक भी 2020 की परिस्थिति से सबक लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यानी उत्पादन को अचानक नहीं बढ़ाना है, धीमे धीमे उत्पादन में बढ़ोतरी करनी है, हर महीने समीक्षा करनी है, ज़रूरत पड़ने पर रुक जाना है। और इस असर से धीमे धीमे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अमेरिका के तेल को महंगा रखते हुए उसे बाजार से बाहर करना है, जिससे कि ओपेक को बाजार मिल सके। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि क्या उत्पादन बढ़ाने से अकेले शेल पर यह असर पड़ेगा, ओपेक की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। हम अगले सवाल पर चलते हैं। स्वाभाविक है अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि सस्ता होता तेल क्या ओपेक के लिए भी जोखिम है। तेल की लागत के बाजार में दो हिसाब चलते हैं। एक हिसाब है उत्पादन की लागत का, जो हमने आपको ऊपर ग्राफिक पे बताया कि ओपेक और शेल के उत्पादन की लागत क्या है। और दूसरा एक और हिसाब है जो खासा महत्वपूर्ण है, जिसे ओपेक देशों के संदर्भ में फिस्कल ब्रेक इवन कहा जाता है। यानी इसमें उत्पादन के लागत के साथ सरकार के निवेश, अन्य खर्च, ब्याज और सब्सिडी शामिल है। तो उत्पादन लागत तो सऊदी अरब की $5 से $9 पर बैरल हो सकती है, पर उसके साथ जो अन्य लागतें हैं, जो बजट की जो निर्भरता है, बाकी जो निवेश है और बजट की दृष्टि से तेल की जो फिस्कल ब्रेक इवन लागत है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दरअसल IMF और वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल निवेशक इसी आधार पर तेल उत्पादन अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक सेहत की गणना करते हैं। जिससे सऊदी ने विज़न 2030 के तहत बड़े निवेश की तैयारी की है। इस पर सुर्खियाँ आपकी निगाहों में भी रही होंगी। इस प्लान में सऊदी तेल के फिस्कल ब्रेक इवन को शामिल किया गया, यानी कितना मिनिमम
कीमत कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होनी चाहिए, जिसके बदले सऊदी अर्थव्यवस्था कायदे से बगैर किसी खतरे के चल सकती है। 2023 में आईएमएफ ने सऊदी अरब का फिस्कल ब्रेक इवन करीब $80 प्रति बैरल अनुमानित किया था। 2024 में ये बढ़कर 19% बढ़कर करीब $96 के आसपास हो गया, क्योंकि सरकारी खर्च बढ़ता चला गया। ब्लूमबर्ग ने 2024 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के लिए खर्च सहित सऊदी अरब के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का जो फिस्कल ब्रेक इवन था वो $112 प्रति बैरल पर अनुमान किया था, जो 2025 में और बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ एक बिल्कुल दूसरी तस्वीर दिखाई देगी। एक तस्वीर आपने देखी जो इससे पहले हमने दिखाई, जहाँ हमने कच्चे तेल की उत्पादन लागत और शेल की उत्पादन लागत की तुलना की थी, और वहाँ से आपको लगता था, दिख रहा होगा कि शायद मध्य पूर्व के देश तो बेहद आसानी से सस्ता कच्चा तेल निकाल कर अमेरिका के तेल को जब चाहें तब बाहर कर सकते हैं, पर नहीं। दूसरी तस्वीर यहाँ है। ओपेक देशों की वित्तीय ज़रूरतों के हिसाब से जो तेल की कीमत है वो कुछ दूसरी ही है। सऊदी अरब के लिए ये $90 प्रति बैरल है, क्योंकि सऊदी अरब कर्ज लेता है और परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। रूस के लिए $77 पर बैरल है, क्योंकि चीन के साथ गहरे रिश्ते हैं, युआन में व्यापार कर रहा है और रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध से बुरी तरह तबाह हो चुकी है। ईरान के लिए तो एक काफ़ी बड़ी लागत है, क्योंकि प्रतिबंध हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। नाइजीरिया के लिए इसकी लागत करीब $78 के आसपास है। वेनेजुएला के लिए $100 के आसपास है, और हाल में अमेरिकी लाइसेंस रद्द होने के बाद वेनेजुएला के तेल के लिए बाजार में मिलना मुश्किल हो रहा है। इराक के लिए इसकी लागत करीब $92 पर बैरल के आसपास है। इन सारे देशों में अमीरात अकेला देश है जो इस समय अपनी फिस्कल ब्रेक इवन के मामले में सबसे मजबूत परिस्थिति में है। उसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे उत्पादन विकल्प हैं और जोखिम कम है। इसके अलावा अगर आप ओपेक के बाकी बड़े देशों को देखें, चाहे वो सऊदी हो, रूस हो, ईरान हो, वेनेजुएला हो, इन सब के लिए कच्चे तेल की कीमत का $70-80 और $90 पर रहना ही फायदेमंद है। रूस पर प्रतिबंध है, इसलिए तेल राजस्व पर उसकी निर्भरता और ज़्यादा है। अगर भारत ने आयात बंद किया तो रूस की चीन पर और ज़्यादा निर्भरता बढ़ेगी, और जिसके कारण उसे और सस्ता तेल बेचना पड़ेगा। नाइजीरिया, वेनेजुएला, इराक और ईरान जैसे देश जिनका फिस्कल ब्रेक इवन काफ़ी ऊंचा है, $78 से $124 के आसपास है, वो तेल कीमतें घटने से संकट में फंस रहे हैं, क्योंकि हमने जनवरी से लगातार तेल कीमतों में गिरावट देखी है। नाइजीरिया का 60% गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार का बजट तेल से आता है। 55 से 60 बैरल की कीमतें धीमे धीमे नाइजीरिया के विदेशी मुद्रा भंडार को ख़त्म कर देंगी और भुगतान संतुलन के संकट की तरफ पहुंचा देंगी। वेनेजुएला में अमेरिकी प्रतिबंधों से करीब सालाना $3.1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। यहाँ मुद्रास्फीति 100% से ऊपर है। वेनेजुएला को तेल की महंगाई चाहिए, तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के आसपास चाहिए। इसी तरह इराक का राजकोषीय घाटा जीडीपी के अनुपात में 4% से ऊपर है। ईरान की मुद्रास्फीति इस साल 43% के आसपास अनुमानित है। यहाँ नॉन ऑयल रेवेन्यू की कमी है। अगर तेल सस्ता होता गया तो इनके लिए मुसीबत बढ़ती जाएगी। केवल यूएई एक ऐसा देश है जो सबसे कम ब्रेक इवन के साथ सुरक्षित दिखता है, जैसा कि हमने आपको चार्ट में बताया। तो यदि अमेरिका के साथ अमेरिका के शेल के साथ अगर ओपेक की जंग लंबी चली तो सऊदी अरब और अमीरात जैसे कुछ बड़े मुल्कों को छोटे तेल उत्पादक देशों की मदद करनी पड़ सकती है। 1970 के दशक में ऐसा हुआ था जब ऑयल एम्बार्गो हुआ था। ऑयल एम्बार्गो का पश्चिमी देशों और अमेरिका को तेल निर्यात रोकने का विरोध हुआ था तेल उत्पादक देशों के बीच में, क्योंकि छोटी अर्थव्यवस्थाओं को लगता था कि उनका तेल नहीं बिका तो उनके लिए बजट्स कहाँ से चलेंगे। उस दौरान सऊदी ने इस ऑयल प्रतिबंध के लिए सभी अर्थव्यवस्थाओं को तैयार करने के लिए इन छोटे देशों की मदद भी की थी। तो हमारा अगला सवाल होगा कि तेल बाजार की उस उठापटक का तेल के ग्राहकों पर क्या असर पड़ने वाला है। ये सवाल बड़ा मौजू है कि तेल उत्पादकों की तो बात हो गई, तेल ग्राहकों का क्या होगा। दरअसल तेल उत्पादकों के बाजार में अगर दांव पर दांव चल रहे हैं तो ग्राहकों के बाजार में जो हो रहा है वो भी बेहद रोमांचक और दिलचस्प है। ये जो नए घटनाक्रम तेल ग्राहकों के बाजार में आ रहे हैं, इन्होंने ओपेक को और ज़्यादा इस बात के लिए प्रेरित किया है, बाध्य किया है कि वो इस तरीके का दांव खेले जिसमें उसकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान होने वाला है। भारत
और चीन एशिया के सबसे बड़े तेल आयातक हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों क्रूड की मांग को अलग अलग दिशा में ले जा रहे हैं, दोनों कच्चे तेल की मांग को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। ओपेक ने का ही अपना अनुमान है कि भारत में तेल की मांग 2025 में करीब करीब 5.74 मिलियन बैरल प्रतिदिन होगी, 3 से 4% की बढ़ोतरी होगी। 2026 में यह बढ़ के करीब करीब 6 मिलियन बैरल पर डे के आसपास पहुंच जाएगी, जो 4 से 5% के बीच में बढ़ेगी, जो कि चीन से दोगुनी है। यानी भारत में कच्चे तेल की मांग चीन से दोगुनी होगी। आर्थिक विकास, सड़क परियोजनाओं में निवेश, डीजल की बढ़ती हुई मांग इसकी बड़ी वजह होगी। रूस, इराक और सऊदी अरब भारत के प्रमुख कच्चे तेल सप्लायर हैं। चीन का हाल इसका उल्टा है। ओपेक का आकलन है कि चीन में कच्चे तेल की मांग में वृद्धि अब धीमी पड़ेगी। 2025 में केवल 1.5% की ग्रोथ होगी, 2026 में इससे भी कम 1% के आसपास की वृद्धि रह जाएगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन के प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहन चीन के सड़कों पर बढ़ रहे हैं, डीजल की और हाइड्रोकार्बन की मांग कम हो रही है। ये अंतर, चीन और भारत की मांग में ये अंतर ओपेक के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत की बढ़ती मांग तेल निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है, पर चीन की धीमी मांग कीमतों को बढ़ने नहीं देगी। अब हम दूसरी चुनौती की तरफ चलते हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक वाहन या ईवी सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं, और इसमें भी खास तौर पर हाइब्रिड ईवी, जिनमें अब दुनिया की कंपनियां जिन पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। 2024 में विश्व में ईवी की बिक्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री 17 मिलियन वाहनों तक थी। आप आश्चर्य करेंगे जानकर कि इतनी बिक्री ने प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल तेल की मांग को घटाया। यानी जितने ईवी आए पिछले साल उनसे 1 मिलियन बैरल तेल की मांग बाजार से निकल गई। चीन में 11 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके, जो कि विश्व की बिक्री का लगभग 2/3 है, जो आंकड़ा हमें दिखता है। 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से ईवी की बिक्री चल रही है, और चीन में जिस तरह में ईवी के प्राइस कट को लेकर, ईवी के प्राइसेस को लेकर प्रमुख उत्पादक कंपनियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, जहां कीमतें 25 से 30% तक घटाई गई हैं। यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में भी कीमतें कम हुई हैं। ऐसी स्थिति में चीन में हाइब्रिड्स की हिस्सेदारी करीब करीब 2020 से बढ़कर 2024 में 30% हो गई है, और ईवी की बढ़ती हुई मांग दुनिया में, खासतौर से चीन के बाज़ार में, ईंधन की मांग को और ज़्यादा कम करेगी। सस्ते तेल के बावजूद ईवी की दीर्घकालीन लागत, लंबी लागत कम आंकी जाती है, लेकिन चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग नेटवर्क बनाने पर सरकारों को बड़ा निवेश करना होता है, इसलिए सस्ते तेल की स्थिति में हाइब्रिड ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, जहां आप बैटरी और जो कन्वेंशनल फ्यूल है दोनों का इस्तेमाल करके वाहन को चला सकते हैं। दरअसल ओपेक देशों की रणनीति समझिए। उनकी इस रणनीति है कि अगर वो तेल को सस्ता कर दें तो कार कंपनियां, दुनिया की मोटर कंपनियां फुली ईवी, कंप्लीट ईवी की जगह हाइब्रिड बनाने पर फोकस करेंगी, जिससे कि इलेक्ट्रिक के साथ साथ कच्चे तेल की और क्रूड की मांग भी बाजार में बनी रहेगी। और इस कोशिश में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि दुनिया के बाजार में पेट्रोल और ईंधन की कीमतें कम हो सकें। हाल में कई ईवी कंपनियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हाइब्रिड पर फोकस करना भी शुरू किया। इसे टोयोटा की तरफ से पिछले सप्ताह ये घोषणा आई थी। ओपेक के लिए एक और चुनौती है, वो रिन्यूएबल्स हैं। 2024 में रिन्यूएबल्स यानी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, जिनको अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, उनमें 2024 में $2 ट्रिलियन का निवेश हुआ है। ये तेल और गैस में के उत्पादन में हुए निवेश का दोगुना है। यानी तेल के कुओं में जितना पैसा लगाया जा रहा है, उससे दोगुना ज़्यादा पैसा अब विंड फार्म्स में और सोलर फार्म्स में लगाया जा रहा है। सौर ऊर्जा दुनिया में सबसे सस्ती है। इसे ग्रिड तक लाकर ईवी नेटवर्क को सस्ती बिजली दी जा सकती है, और इससे तेल में की मांग कम होगी। तो आप कहेंगे कि तेल की कीमतों के भविष्य का अनुमान क्या है? प्रारंभ में हमने आपसे कहा था कि हमने एडवांस्ड एआई की मदद से भविष्य का एक अनुमान पेश करने की कोशिश की है। तो हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां ओपेक और शेल की इस जंग में हमें जांच सके कि भविष्य की दिशा कच्चे तेल की कीमतों की किस दिशा में जाती है। इसमें हमने 3 अलग अलग परिदृश्य समझने की कोशिश की है। अगर ओपेक देश एकजुट रहते हैं, जिसकी संभावना 40% तक है, ब्रेंट की कीमत $60 से $70 के आसपास रहती है औसतन, तो उस कीमतें संतुलित रहेंगी, उत्पादन स्थिर रहेगा और दुनिया के देशों में हाइब्रिड कारों की मांग बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन अगर शेल की कमी पड़ती है तो फिर
कीमतें 50 से 60 डॉलर के पास जा सकती हैं। और अगर शेल उत्पादक देशों ने भी अपनी कीमत में कटौती की, इसकी संभावना 30% तक है, क्योंकि अमेरिका में अब शेल में निवेश कम हो रहा है। इसके अलावा एक तीसरा परिदृश्य जो हमेशा कच्चे तेल की कीमतों के साथ जुड़ा रहता है, वो किसी तरीके का जियोपॉलिटिकल जोखिम है। जैसे कि जब आप इसे सुन रहे हैं तब तक ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। जब आपसे सुन रहे हैं इससे पहले इजराइल और हमास के बीच में खुली जंग जारी है। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति होती जिसकी संभावना हम 30% रखते हैं मिडिल ईस्ट में तनाव, चीन ताइवान में तनाव और रूस यूक्रेन में किसी तरीके का घटनाक्रम, तो कच्चे तेल की कीमतें कहीं भी बढ़कर 80-90 डॉलर पर बैरल पर जा सकती हैं। नहीं तो जो आकलन हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनकी हमने एनालिसिस की, उसके हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों के मीडियम टर्म में 50 से 70 डॉलर के बीच रहने की संभावना है। और औसतन पिछले 6 महीने में जनवरी से अगर आप देखें तो ब्रेंट की कीमत 60 से 65 डॉलर के आसपास चल रही है। ओपेक की सफलता इसकी एकजुटता पर निर्भर है। अगर ये टूटती है तो कीमतें और ज़्यादा गिर सकती हैं। इसके अलावा भू राजनीतिक संकट आएंगे तो कीमतें बढ़ेंगी। शेल का भविष्य दरअसल अब कीमतों से ज़्यादा इसकी वित्तीय लागत पर निर्भर है। शेल के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें पर्यावरण की चुनौतियां सबसे ज़्यादा हैं, और अगर पर्यावरण के दबाव बढ़े तो शेल की उत्पादन लागत और ज़्यादा बढ़ेगी, और इसके अलावा इसकी वित्तीय लागत बढ़ने की संभावना है। तो हम आ गए हैं अंत में अर्थम इंडेक्स पर, जहां हमें नापने की कोशिश करते हैं कि रोजगारों पर, बाजार पर, कंपनियों पर, स्टॉक्स पर, कमोडिटी पर इस घटनाक्रम का क्या असर पड़ेगा। तो अर्थम इंडेक्स को आप गौर से देखिए। अमेरिकी शेल कंपनियों में पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छटनी होनी है, रिग की संख्या में कमी होनी है। तेल की कंपनियों की कमाई पर सबसे ज़्यादा मिडिल लेवल का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 65 डॉलर से कम पर मुनाफा घटता चला जाएगा, जो सबसे बड़ी चिंता है। दुनिया में तेल की कीमतों पर प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। ओपेक प्लस ने अभी अपनी ताज़ी बैठक में उत्पादन को 4,11,000 बैरल प्रतिदिन की दृष्टि से बढ़ाने का फैसला किया है। अब उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें 65 डॉलर 62 डॉलर के आसपास घूम रही हैं। पेट्रो मुद्राओं पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सऊदी अरब की मुद्रा में और रूबल में अस्थिरता आ सकती है। इन देशों में युआन की भूमिका आने वाले समय में बढ़ती दिखाई देगी। ईवी और हाइब्रिड की बिक्री पर मीडियम लेवल का प्रभाव पड़ेगा। हाइब्रिड की बढ़त दिखाई देगी। अमेरिका में ईवी की मांग कमज़ोर होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें लगातार घट रही हैं, और जो पारंपरिक कारें हैं उनकी मांग को उससे मदद मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी पर इसका असर औसत होगा। विकासशील देशों में थोड़ा निवेश में देरी हो सकती है। दुनिया की महंगाई के लिए अच्छी खबर है, सस्ता कच्चा तेल दुनिया में महंगाई कम करता है। तो इसलिए भारत और अन्य देश जो कि आयातक देश हैं, उनके लिए अपनी महंगाई को नियंत्रित करने का एक बेहतर मौका है। ओपेक और शेल जितना लड़ेंगे, ओपेक और अमेरिका के बीच ये तेल बाजार की जंग जितनी गहराएगी, तेल उतना सस्ता होगा, और इससे भारत जैसे देशों में महंगाई कम करने में मदद मिलेगी। सोने पर, गोल्ड पर, जो कि तेल से सीधे जुड़ा हुआ होता है, तेल की कीमतें घटने के साथ गोल्ड की डिमांड बढ़ती रहेगी, क्योंकि गोल्ड किसी भी तरीके की इनस्टेबिलिटी से, बाजार में अस्थिरता से बचाव देता है। तो अर्थ में आज इतना ही। ओपेक और शेल की जंग दुनिया के एनर्जी बाजार को पूरी तरह बदलने वाली है। अगले 5-6 महीनों में, 7 महीनों में आपको अमेरिकी सरकार की तरफ से अपनी देश की ऊर्जा उद्योग के लिए कुछ नए कदमों की घोषणा नजर आ सकती है। और इधर ओपेक देश आक्रामक ढंग से फिलहाल उत्पादन बढ़ाकर बाजार में ऑयल का ग्लट, यानी ऑयल की आपूर्ति, तेल की क्रूड की आपूर्ति बढ़ाने के फैसले पर कायम है। अर्थ में आज इतना ही। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हम फिर मिलते हैं अगले संस्करण में। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपने सलाह हमें भेजते रहिए, और हमें बताते रहिए कि हमें इसे बेहतर करने के लिए और क्या करना चाहिए।